Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to start the Introductory Microeconomics Chapter 1 Part 2. As in Part 1 we discussed some basic concepts that what we are going to study. In that scenario we discussed that what is economy. Then we discussed about the three types of economy, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़ को हमने स्टडी किया. दैट इज़ द मार्केट और द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी की बात हमने जब की तो हमने कहा कि ये मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन होती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई से. इसका प्राइस मैकेनिज्म मेन होता है. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है और ये इंडिविजुअल ओन्ड होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन हो सकती है. फिर जब मैंने प्लान्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात की तो वहाँ पे हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ओन्ड होती है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है. और जो इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज़ उसको सॉल्व करती हैं. फिर हमने एक और इकोनॉमी की बात की, उसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की. उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर की बात की गई. फिर हमने we discussed about the some definitions of economics. Then we studied that what economics is actually. तो हमने उसमें देखा कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके पास स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं और उनमें वो चॉइस कैसे बनाते हैं या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही कैसी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं. फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो. देन वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. जहां माइक्रो में हमने देखा कि ये इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, इन चीज़ों से डील करता है. वहाँ पे हमने मैक्रो में देखा कि ये एग्रीगेट या होल की बात करता है, यानी यहाँ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, सेविंग्स की बात की जाती है. फिर हमने इनके मीनिंग्स में डिफरेंस देखे, that what is the difference between the meaning of these both. Then we studied about the derivation, then we studied about the applications, then we saw that with whom these things are, they both are concerned. Then we saw the scope and the central problems of each of these micro and macro. Then we studied about the importance. Then we studied about the central problems of economy. जब मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात की तो मैंने ये कहा कि जो हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो गुड्स, इंडिविजुअल और रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है. यहाँ पे गुड्स जो है वो इंटेंजिबल पावर्स होते हैं जिनको हम लेके फील कर सकते हैं. इंडिविजुअल यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यूनिट है और रिसोर्सेज यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हैं. फिर हमने जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया तो हमने देखा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूज, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एफिशिएंटली या इंटेलिजेंटली यूज करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम. देन हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ और रिसोर्सेज की बात की. फिर हमने जो मेन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसकी बात की. तो यानी कि जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो चॉइस मेकिंग की है कि हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज में कैसे ऐसे चॉइस बनाएं कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. फिर हमने उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस को हम लोगों ने डिटेल में देखा. फिर we understood it with the help of a table. Then I discussed about the production possibility set. When we discussed about the production possibility set, we saw that कि एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्शन को कहते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज और जो टेक्नोलॉजी, स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज जिसको यूज़ करके, जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके जिन कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं कि
जब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हमने कहा कि स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर देते हैं तो जो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मिलती है टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल बताया था कि मेरे पास एक लैंड है और मैं उस पूरे लैंड में खेती करती हूँ और मेरे पास चॉइस है कॉर्न और कॉटन के बीच में, तो मैं कितना लैंड फुली यूटिलाइज करती हूँ और कितने कॉटन को प्रोड्यूस करती हूँ और कितने कॉर्न को प्रोड्यूस करती हूँ, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आते हैं। जैसा कि अपॉर्चुनिटी से ही डिराइव्ड है कि हु इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द अदर गुड that has to be foregone. This is known as the opportunity cost of an individual unit of the goods. तो यहाँ पे जब हम opportunity cost की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था एक टेबल में कॉर्न और कॉटन के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में अपॉर्चुनिटी कॉर्न को मिल रही है, सेकेंड केस में भी एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमने कॉटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉर्न को फॉरगॉन कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने कॉटन को अपॉर्चुनिटी दी। इस तरह आगे के भी स्टेजेस में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को पाने के लिए हम जिस यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं, और मींस एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर देते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को पाने के लिए, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि मैंने कॉटन और कॉर्न के एग्जाम्पल में लिया। या फिर हमने एक और एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास एक लैंड है और उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप या तो ब्रोकली को प्रोड्यूस करो या आप पोटैटो को प्रोड्यूस करो। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि किसको करने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर मैंने यहाँ पे पोटैटो को सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिली है हमारे पोटैटो को, और हु इज़ फॉरगॉन, ब्रोकली इज़ फॉरगॉन ओवर देयर। तो यहाँ पे यही कहा गया, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ द अदर गुड दैट हैज़ टू बी फॉरगॉन। तो जो फॉरगॉन हो गया है, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स, यानी कि जिसको हमने अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके एक एडिशनल यूनिट को, उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। तो जब हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे आई एम डिस्कसिंग दैट पॉजिटिव, इट इज़ एज द वर्ड इट डिनोट्स, ये बेस्ड होता है हमारे फैक्ट्स एंड डेटाज पे, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं व्हाट इट इज़ और व्हाट इट वाज। यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। मीन्स वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए जो कॉज एंड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, और इनको हम डेटा से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग फास्ट, यानी कि ये एक्चुअल सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं। फिर जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे ओपिनियन, वैल्यूज़ और जजमेंट्स पे बेस्ड होते हैं कि मतलब क्या हो सकता था, क्या हो रहा है, और इट passes values and judgments from various economic issues and it cannot be proved with data. That is, rising prices must be controlled, population growth must be controlled. यहाँ पे एक आइडल सिचुएशन की बात की जाती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि जब समर्स आते हैं तो उस समय हम लोग आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये हमें कैसे पता है कि समर का सीज़न आ रहा है तो जो कंजम्पशन है वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली उसकी डेटा कलेक्ट की जाएगी वेरियस रिटेलर्स, होलसेलर्स से कि इसकी, या मॉल से, जहाँ भी जिस यूनिट से भी ये इसको सेल किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सीज़न है समर, इसमें इसकी
ज़्यादा मतलब सेल हुई है। तो हमें समझ में आता है कि जब गर्मी का सीज़न आएगा तो इन चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है कि कोल्ड क्रीम की जो सेल है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कोल्ड क्रीम की सेल क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कैसे पता चलता है हमें? ऑब्वियसली उसके डेटास को कलेक्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में कोल्ड क्रीम को ज़्यादा सेल किया जाता है। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू और जजमेंट्स पे बेस्ड होती है, ये किसी डेटा पे बेस्ड नहीं होती है। जैसे कि मान लिया कि देयर इज वन गर्ल एंड वन बॉय, द गर्ल्स लाइक एप्पल एंड द बॉय लाइक ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में कोई गलत है। यहाँ पे उनकी चॉइस की बात की गई है कि उसको ठीक है एप्पल पसंद है, उसको ऑरेंज पसंद है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि जो ओपिनियन, वैल्यू और जजमेंट्स पे बेस्ड होता है। और जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो फैक्ट्स एंड डेटास पे बेस्ड होता है। So students, if you liked my video, do subscribe to my channel in order to get information about my more upcoming videos. Thanks for watching.